साथियों, एक बहुत बड़ी खबर है। यह अनंतनाग की खबर को देखने के बाद सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। आप खबर को देखिए। यह खबर अमर उजाला में छपी हुई है। अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद और 2 जवान लापता। आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। साथ में यह लिखा हुआ है कि आतंकवादियों को अब कश्मीर में छुपने के लिए स्थानीय लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा। लेकिन यह खबर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, दिखाने का कारण क्या है, आप सबके सामने यह खबर लाने का कारण क्या है। सबसे पहली बात कि देश के जवान शहीद कैसे हुए, ये घर कैसे उजड़े, इनकी पत्नियां विधवा कैसे हुई, शहादत पाने के बाद इनकी माओं के दिलों पर क्या बीत रही हो। इन खबरों को आप टीवी चैनल्स पर, न्यूज पोर्टल्स पर और अखबारों में देख रहे हैं। लेकिन इनके हक में कौन खड़ा हुआ, इनके परिवारों की आवाज और इनकी शहादत का हिसाब सरकार से मांगने वाला कौन है? कोई पूछने वाला नहीं। ऑपोजिशन बात करती हुई नजर नहीं आ रही। अब कौन सवाल उठाएगा कि इन शहीदों को इंसाफ कैसे मिलेगा? कब तक शहीद होंगे देश के जवान? आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार फिर हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन जवानों की शहादत को लेकर के जंतर मंतर पर जम्मू अधिकार मंच के चेयरमैन हैं आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार। ये जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि इन जवानों की शहादत कैसे हुई, ये जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। संसार जी, सबसे पहले देश प्रथम जी। मैं कौन, संसार जी कौन, नरेंद्र मोदी जी कौन, ये बाद में। कंट्री फर्स्ट जी। मेरा और आरटीआई न्यूज के सब परिवार की तरफ से इन महाभारत भारती के शूरवीरों की शहादत को सत सत प्रणाम। आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ। 17 दिन जेल में अनशन किया। वो मेरी एक निजी लाइफ है, मैं उसकी परवाह भी नहीं करता हूँ, क्योंकि देश हित में कार्य करें तो फिर जेल से नहीं डरना चाहिए जी। जो भारत माता ने 4 शूरवीरों को खोया है, शायद वो 17 दिन 18 दिन की भूख हड़ताल में भूल जाता, लेकिन ये शहादत मैं नहीं भूल पा रहा हूँ आज भी। 12 तारीख की जमानत के बाद, मैं छूटने के बाद मैं नहीं भूल पा रहा हूँ सच में। उसका कारण क्या रहा है? शहादत जो है वो 13 तारीख को अनंतनाग में मुठभेड़ में हुई है। लेकिन मैं 2005 से लेके आज तक और इस एपिसोड से पहले 2 जनहित याचिकाएं बिफोर द आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से पूछ रहा हूं। इसमें डॉक्यूमेंट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का 25 अगस्त 2023 का। उसमें उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी जो है वो एनआईए को कंडक्ट की जा रही है। जी। मैं सरकार से पूछ रहा हूं, कोर्ट से पूछ रहा हूं कि 2005 में आपने 6 आतंकवादी नगरोटा से पकड़े, बिना एफआईआर एसडीपीओ की रिपोर्ट के आपने वो मिलिटेंट 3 लाख की नकदी बोलेरो गाड़ी के साथ पकड़े, वो कहाँ गए? और एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? वो मिलिटेंट कहाँ है आज? वो 6 के 6 मिलिटेंट आज जो है वो तब से लेके आज तक कितने लोगों की शहादत कर चुके हैं, उसका जवाबदेही करें। अब ये सवाल उठा जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिल फाइल की, तो वहां पे दोनों पिल्ले जो है, पता नहीं, मुझे नहीं इस बात का पता है कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और 226 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट आया तो अंडरस्टूड बात है, कर रहे हैं। लेकिन मीनवाइल इन्होंने मेरे के ऊपर एक फेक एफआईआर बाय द नेम ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। इट इज वेरी शेमफुल फॉर जुडिशरी। एक जज को मैं लेटर पिटीशन दे रहा हूं कि मेरे को इंसाफ दो, तो वो मेरे पे एफआईआर करवा रहा, और मुझे लग रहा है कि चीफ जस्टिस की कंसेंट के बगैर है और उसको पता ही नहीं। ये पुलिस के एसएसपी जम्मू और एसडीपीओ दोमाना की एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मेरे को शहादत भूलनी नहीं जा रही। मैं इन शहादत के पीछे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, डिफेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और
उनके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के एलजी महोदय से पूछ रहा हूं कि इस शहादत का मुझे जवाब चाहिए। देश की 140 करोड़ की जनता आपसे जवाब चाहिए। एक ऑफिसर को तैयार करते हुए सरकार को, देश को कितना पैसा खर्च करना पड़ता, और एक माँ ने बेटा खोया, एक विधवा ने पति खोया, एक बच्चे ने बाप को खोया। देश ने आज चार अधिकारी जिनको करोड़ों रुपया खर्च होता है एक आईपीएस अफसर को बनाने में और एक आईएएस ऑफिसर को बनाने में, एक मेजर रैंक का, एक आईपीएस ऑफिसर रैंक का जो है वो शहादत पा गए, इसका जिम्मेदार कौन? जबकि आपने 6 मिलिटेंट करोड़ों रुपए की रिश्वत लेके छोड़ दिया और आज तक उस आईपीएस ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई नहीं की, जबकि आईपीएस एक सेम कैडर है। मैं जोड़ना चाहूंगा जहां पे आईपीएस के साथ जिस आईपीएस ऑफिसर ने ये मिलिटेंट छोड़े वो भी आईपीएस था, और एक आईपीएस अफसर है जो इनोसेंट है, हॉनेस्ट है, उसको एक सरकार के एक मतलब मिसलीडेड के साथ उसको मतलब घसीटा जा रहा है, और मेरे ख्याल कब उसका मर्डर हो जाए मैं नहीं जानता, लेकिन हो जाएगा। जिस तरह के ये मिस्टर बसंत रथ जी, जिन्होंने उसी आईपीएस कैडर के नीचे 23 साल सरकार को नौकरी दी, सरकार की सेवा की, और एक सच्चाई के ऊपर चलने के साथ आज उसकी हालत आप देख रहे हैं। मैं अपनी मौत आप ये कैसे कह सकते हैं कि बसंत रथ का हत्या हो सकती है? ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर। मेरे पास कोर्ट का एक आर्डर है, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि आपको सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो सीआरपीसी की 197 की परमिशन लेनी होगी सरकार से। आज मैं जेल के अंदर लेके चलता हूं आपको, 500 सरकार का मुलाजिम बैठा हुआ विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट अंडर सीआरपीसी 197। एक आदमी के लिए कानून कैसे आप बना सकते हैं जबकि 500 बंदा सरकार का मुलाजिम अंदर बैठा हुआ, उनकी परमिशन कहाँ है 197 की? बसंत रथ के खिलाफ आपने 2 एफआईआर लगाई, 506 के वारंट आपने जारी किया कश्मीर से। यहाँ पे आपने 2018-19 में उनके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च की है गांधीनगर थाने में। मुझे ये बताइए उसकी 197 की परमिशन आपको किसने दी? अगर वो इनोसेंट नहीं है तो फिर बताइए 197 की परमिशन कहाँ है उसकी? और मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर देता हूँ जिसमें जज ने लिखा विदाउट 197 आप किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। एक आदमी के खिलाफ 2 कानून कैसे लागू करते हैं? लेकिन एक सवाल ये है कि आपने ये दावा किया है कि 2005 में जिन आतंकवादियों को छोड़ा गया, कोई प्रूफ है इसका, कोई सबूत है इसका? सर आप दावा कर रहे हैं, वो बड़ा दावा, और मतलब पुलिस प्रशासन पर आपने ये सवालिया निशान खड़े कर दिए। संसार जी, मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मैं जब भी कोई बात करता हूँ मैं एविडेंस के ऊपर बात करता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है मैक्सिमम 7 जजों की। उसके साथ साथ आर प्लेटफॉर्म के साथ अगर आपने माइक पकड़ा हो तो आपके पीछे भी एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपको थ्रेटन नहीं कर रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। मैं अगर खड़ा हूँ, मेरे पीछे कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, मेरे पीछे सीआरपीसी खड़ी है, आईपीसी खड़ी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां खड़ी हैं। अगर मैं उनको एविडेंस दे रहा हूं, मैंने आर्टिकल 32 के तहत बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एक अपील फाइल की है, तो वो आर्टिकल 32 में क्लियर है कि वो कंट्री का मुद्दा है और अगेंस्ट कंट्री है, तो मैंने एविडेंस दिया है। अगर अखबार के बीच में चला, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक जजमेंट है कि अगर अखबार की कोई भी स्टोरी जो है, जहां कोई भी खबर जो है वो फेक पाई गई, तो उसका जिम्मेदार वो चीफ एडिटर होगा, ना कि व्यूअर होगा, ना कि रीडर होगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक ये एक स्टोरी है। उसके बाद मैंने एक आरटीआई फाइल की इसी नाम से, राइट टू इंफॉर्मेशन नाम के, एसडीपीओ नगरोटा में, कि ये 6 मिलिटेंट इस खबर के मुताबिक आपने पकड़े हैं, मुझे इनकी एफआईआर दे दो। उन्होंने कहा कि इसकी एफआईआर नहीं है। मैंने कहा अगर ये एफआईआर नहीं है तो आप इसमें मेंशन कीजिए दिस स्टोरी ऑफ द न्यूज़पेपर इज टोटली बी फेक्ड, देन आई विल बी टेक एक्शन अगेंस्ट द न्यूज़पेपर एंड मेनली न्यूज़पेपर ऑफ द स्टेट। सो बात ये है कि ये खबर जो है ये एविडेंस है, और इस खबर के पीछे ये 101% है, ये 6 मिलिटेंट करोड़ों रुपए की रिश्वत लेके एक आईपीएस ऑफिसर ने ही छोड़े थे। और आईपीएस ऑफिसर जो है वो आज जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर सर्विस दे रहा है। मैं अभी उसका नाम अपोज नहीं करूंगा, लेकिन वो एक बहुत बड़े ओहदे पे है। और पिछले जब वो जम्मू के अंदर एसएसपी था तब से लेके आज तक, मैं तो वैसे हरास तो पिछले 25 सालों से हो रहा हूँ। मेरी लाइफ स्पॉइल्ड हो गई, बट मैंने पहले कहा कि कंट्री फर्स्ट। मेरी शादी नहीं हुई, मेरे माता पिता जी का मर्डर हुआ, मैं तब भी हारा नहीं। मेरे को 3 बार बिना मतलब के जेल डाल दिया, फेक एफआईआर लॉन्च करते हैं और मुझे जेल डाल देते हैं। अभी मैंने 18 दिन इस गर्मी के मौसम में बिना पानी और बिना रोटी के अम्फला जेल में रखा, फेक एफआईआर के ऊपर।
विदाउट कंसेंट एंड बाय द नेम ऑफ द चीफ जस्टिस। फेक एफआईआर क्या होती है साहब? बिना एफआईआर के, अगर आप कह रहे हैं एफआईआर फेक थी तो आपको जेल में फेक के साथ आप फाल्स जोड़ लीजिए ना। डेफिनेशन तो एक ही है। साढ़े डोगरी की कहावत है, 3700 लख बशकार गाँव। मतलब फेक और फाल्स का ये मतलब कि आप एफआईआर लॉज कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ द चीफ जस्टिस। आज तक आपने कभी सुना है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू चीफ जस्टिस ऑफ प्लेटफॉर्म या हाई कोर्ट होगा या चीफ जस्टिस ऑफ कंट्री को कभी उन्होंने अपने नाम पे एफआईआर दर्ज की है? अब लेटर पिटिशन एक प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ 1966 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक प्रोविजन है, उसके तहत मैं लेटर पिटिशन फाइल कर रहा हूँ आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल सेक्शन 226 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो उसको एडमिट कर रहा है और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर रहा है। अब सवाल ये कि मैं फॉल्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तक चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के किसी भी जज की कंसेंट नहीं आई है कि चीफ जस्टिस ने ये एफआईआर लॉज करवाई है। अब अगर उसका पीए जो है या उसका सिविल सेक्रेटरीट जो है वो उसको एफआईआर करवा रहा है, तो जो चेक है, जो लेटर पिटिशन है बाय द नेम ऑफ द चीफ जस्टिस है, नॉट बाय द नेम ऑफ द कमिश्नर सेक्रेटरी एज वेल एज द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द चीफ जस्टिस, इसी लिहाज से वो फेक है और फॉल्स है और विदाउट कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस है। व्हेन दिस मैटर विल पुट ऑफ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, देन क्लियर the consent of the chief justice is approval, yes or no. Otherwise it complaint FIR 228 of 2023 is totally be faked and false. हो सकता है ये खबर चलने के बाद आज शाम को ही आपको उठा लिया जाए। सर हो सकता है, मे भी पॉसिबल। बट मैं एक बात बता दूं संसार जी, जिस दिन देश की सपुत्री कल्पना चावला जी शहीद हुए थे जब वो चंद्रयान पे थी, तो मेरे ख्याल से वो देश की आधी जनता को अपने साथ ले गए। मेरा मतलब ये नहीं कि मर्डर हो गए या हत्याएं हो गई या हो गई, मतलब देश के अंदर इलिटरेसी इतनी हो चुकी है कि कल्पना चावला के साथ आधी से ज्यादा पॉपुलेशन उस दिन खत्म हो गई थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने 18 दिन विदाउट वाटर विदाउट मील, इट इज ए साइंटिफिक फैक्ट। पूछ लीजिए, आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर से पूछ लीजिएगा और जेल की रिपोर्ट ले लीजिएगा, 800 बंदों की रिपोर्ट है। एफआईआर भी फेक, इलीगल और हरासमेंट थी। 18 दिन बिना रोटी पानी के आप अनशन पे थे और आपके सामने तीसरे दिन मैं खड़ा हूं और जेल में भी मैं वैसा ही चलता था जैसे मैं आज चल रहा हूं। जिस दिन मेरी हत्या हुई, करवाएगी जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की जुडिशरी और जम्मू कश्मीर की पुलिस ही, तीसरा कोई नहीं करवाएगा। और डेलिबरेटली मैं जुडिशरी का नाम इसलिए रहा हूँ, जुडिशरी जो है वो करप्शन का हब बन चुकी है। लेकिन आज जो मेरा इशू है वो ये है, जिस दिन मेरा मर्डर हो गया उस दिन देश की 70 से 75 करोड़ की जनता जो है वो शहादत पे होगी और खत्म हो जाएगी। ये कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूं, आप मेरा आज मर्डर करवा के देख लीजिए, आपको 50% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आपको एक्सपायर्ड मिलेगी, करके देख लीजिए। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, आप इतने बड़े खुलासे कर रहे हैं, आराम से जिंदगी जी सकते हैं, क्या परेशानी है आपको? आप भी एक आरामदायक जिंदगी, एक आम शहरी की तरह जिंदगी जी सकते हैं, फिर ये इतने बड़े बड़े मुद्दे और इन मुद्दों में इन्वॉल्वमेंट क्यों रखना चाहते हैं अपनी? संसार जी, मैंने आपको पहले कहा, हर इंसान ये कहता है कि अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे किसी के लफड़े में पड़ने की क्या जरूरत है, लेकिन आप उन सब मामलों में अपनी, मैं सीधे कहूँगा कि टांग अड़ा रहे हैं जिनमें आपकी जान को खतरा हो सकता है और आपको सबूत पेश करना पड़ेंगे शायद, जो आप नहीं कर पाएंगे। सर मेरे पास इस टाइम 10,000 पेज का डोजर जो है वो ऑनलाइन है। आज की दुनिया में साइंस ने, टेक्निक ने इतनी तरक्की कर ली है, अगर कोर्ट के अंदर, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि कोर्ट के अंदर दम है तो लाइव टेलीकास्ट के आ जाइए और अटॉर्नी जनरल को खड़ा कर लीजिए, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर लीजिए। डीसी रैना को मैं बरी कोर्ट के अंदर चैलेंज करके आया था। उसके बाद मेरे पे पहली एफआईआर, जो 45 साल के बाद क्रिमिनल एफआईआर लॉन्च हुई थी, जो माता वैष्णो देवी का इश्यू था 1470 करोड़ रुपए का। इन हिंदू आस्था के ऊपर बोलचाल करने वाले लोगों ने माता वैष्णो देवी के साथ क्या किया, माता वैष्णो देवी इनको बख्शेगी नहीं। मेरी ताकत जो है वो स्पिरिचुअलिटी है। कहते हैं ना, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, बट स्पिरिचुअलिटी इज द पावर ऑफ माई एनर्जी। मैं विधि के विधान से जुड़ा हुआ। अगर 2.5 साल के बच्चे के 40 ऑपरेशन हो सकते हैं तो राजकुमार की उम्र 48+ है। मुझे जन्म लिया तो मुझे मरना है। मरने का काज ऑफ डेथ जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं उस परम पिता परमात्मा की दृष्टि के निजाम से और देश के संविधान के निजाम से मैं अपने आप को कभी भी
एक इंसानियत से और एक चींटी से बड़ा नहीं समझता हूँ। जेल के अंदर भी मैंने सेवा की है। मैं 3 बार जेल गया हूँ और तीनों एफआईआर जो वो मेरे पे फर्जी थी, फाल्स थी। आज तक 2018 से लेके आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, क्योंकि होगा कैसे? जब कोर्ट में जाता तो वकील हमला कर लेते हैं, उनको पता है एविडेंस नहीं है, बिना एविडेंस के खारिज हो जाएगा। वकील आप पे हमला क्यों करेंगे? देखिए, कोर्ट से इंसाफ मिलता है, लेकिन कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वकील मेरे से इसलिए खिलाफ है क्योंकि जो जितनी भी मैंने आज तक पिल्लें फाइल की हैं, रिटें फाइल की हैं, मैंने इन पर्सन की हैं। संविधान मुझे इजाजत दे रहा है। अभी मेरी जो बेल हुई है, ये जो जिसकी मैं अभी अनशन की बात कर रहा हूँ, बेल के लिए मेरे से 30,000 रुपये ले लिया और अंदर लीगल सर्विस कमेटी का जो सेक्रेटरी है वो फर्जी वकालतनामे साइन कर करके को सरकार से पैसे लेते जा रहा है। ये भी एक स्कैम आ रहा है लीगल सर्विस कमेटी का, बहुत जल्दी। मेरे पास तो स्कैम की ढेर लगी हुई है, इतने स्कैम है। मैं रोज का एक स्कैम सरकार को दूं तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो है वो रोटी खाना भूल जाएंगी। अच्छा, मेरा ये जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे उससे हट गए हैं हम। ये जो हमारे देश के जवान, हमारे ऑफिसर शहीद हुए हैं, आपने ये दावा किया है कि ये उन्हीं आतंकवादियों द्वारा इनकी हत्या की गई है और ये शहीद हुए हैं जो आतंकवादी 2005 में आपके मुताबिक छोड़े गए थे। हम कैसे मान लें कि ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने ऐसा किया था? हो सकता है कि उन आतंकवादियों का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया हो, उन आतंकवादियों को पुलिस ने मार दिया हो। संसार जी, जब आपके पास डॉक्यूमेंट आ रहा है, एसडीपीओ नगरोटा रिटन में दे रहा है कि आपने एफआईआर इलाज नहीं की है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्लियर है कि आपने अरेस्ट करके छोड़ दिए। अब वो आपकी कस्टडी में तो नहीं है ना, जाके आपकी कस्टडी में बैठे हुए हैं। अगर आपकी कस्टडी में तो इट मीन्स कि आपने उनसे पैसा खाया है। आप मुझे जवाब तो दो ना। आपका डॉक्यूमेंट कह रहा है कि आपने 6 मिलिटेंट पकड़े हैं। आप देश के संविधान को मतलब क्या समझते हैं? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? वो ऐसे सरकार ने एक कमीशन में ढाके बैठा रखा है क्या? आप एक न्यूज़पेपर छापते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की है कि अगर स्टोरी जो है वो फेक पाई जाती है तो उसके लिए चीफ एडिटर जो है वो लायबल है। तो फिर आप कार्रवाई कहाँ करते हैं? आप एक छोटा सा आदमी उसको पकड़ के कभी किसी को किसी मामले में पकड़ के ले जाते हैं, कभी किसी को किसी मामले पर पकड़ ले जाते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर है बसंत रथ, उसको आपने सस्पेंड कर दिया, डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया 23 साल की सर्विस के बाद। दूसरा आईपीएस ऑफिसर है, वो करोड़ों रुपए की रिश्वत खा के और उसी कैडर के नीचे आज भी उसी प्लेटफॉर्म पे घूम रहा है। आज आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट क्लियर कह रहा है, इंक्वायरी कंडक्टेड टू द एनआईए। बट व्हेन, आप मुझे ये बताइए, इंक्वायरी करवाना किसका काम है? मीडिया का काम है, मेरा काम है? ये इन्वेस्टिगेशन का काम है। आर्टिकल 32 के तहत करोड़ों पिल्लें आपके पास सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। तो सेक्शन 226 के तहत करोड़ों पिल्लें आपके पास पड़ी। ये मेरा घर का मुद्दा नहीं है, ये मिलिटेंट मेरे अपने नहीं है। ये मिलिटेंट जो है देश के खिलाफ है, देश की शान बान के खिलाफ है। इनको नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन इसकी सच्चाई के पीछे जाना चाहिए। 6 मिलिटेंट आज की तारीख में कहाँ है? और 6 मिलिटेंट जो है वो जिंदा हैं। और मैं आपको ये कलीरे बता दूं, मैं ये जो शहादतें 4 हुई हैं, देश ने आधी जनता को खोया है। एक मेजर को तैयार करते हुए, एक आईपीएस ऑफिसर को तैयार करते हुए सरकार के दांत जो हैं वो सफेद हो जाते हैं, दांत तो के नीचे पत्थर आ जाते हैं। 4 कैजुअल्टी हुई हैं। मैं 20 और 25 के बीच कभी भी अनशन पे जाऊंगा और जंतर मंतर पे जाऊंगा। सरकार से, न्यायपालिका से और माननीय महोदय राष्ट्रपति जी से अपनी ग्रीवेंस जो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने फर्जी और फेक एफआईआर लॉन्च करके दवाई और उसमें फर्जी रिपोर्ट फाइल करके भेजी है राष्ट्रपति भवन में, मैं माननीय महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से रिक्वेस्ट करूंगा और अनशन करके ये उजागर करवाऊंगा कि एसडीपीओ धुमाना और एसएसपी चंदन कोहली से वो रिपोर्ट जो है वो वापस लेके और उसकी सीबीआई या एनआईए से जांच करवाई जाए और ये तत्कालीन इन दोनों लोगों को, एसडीपीओ धुमाना और एसएसपी चंदन कोहली को, इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए और इसकी इंक्वायरी जो है वो दोबारा कंस्टिट्यूट करवाई जाए। और ये जो 6 मिलिटेंट छोड़े हैं इसकी जांच प्रॉपर तरीके से एनआईए से करवाई जाए या सीबीआई से करवाई जाए और ये पता किया जाए कि जो एक ये यहाँ पे नेक्सस चल रहा है इन बिटवीन द पुलिस एंड द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको अपोज किया जाए। और आज की तारीख में मैं मरने की बात नहीं है, मेरे ऊपर कितनी एफआईआर इलाज करेंगे। और आज की बात मैं आज आपके सामने बोल भी देता हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो हरास कर रही है पिछले 25 सालों से। इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट ये कैसे तैयार करते हैं? मेरे पास भंडार है 10,000 पेज का डोजर, मैं ऑन द स्पॉट टेबल पे रख सकता हूँ चीफ जस्टिस के। चीफ जस्टिस लाइव टेलीकास्ट करके आ जाए, मैं आपको 10,000 पेज का डोजर दूंगा अलॉन्ग विद एविडेंस और एक्नॉलेजमेंट के साथ में। लेकिन अगर मेरी हत्या हुई, या मेरे पे फेक एफआईआर लॉन्च हुई, या कोई भी तरह का इस तरह का एपिसोड आता तो इसके लिए पूरी तरह से जम्मू की पुलिस जो है वो इन्वॉल्व है। और स्पेशली जो इस टाइम रूलिंग एसएसपी है, एसडीपीओ है, इसमें से एक प्लस पॉइंट आया। देखिए
कि एफआईआर जो है वो लॉन्च की जा रही है बाय द नेम ऑफ द चीफ जस्टिस, और पुलिस स्टेशन दुमाना में मुझे अरेस्ट करने जा रहा है सिविल गाड़ी, सिविल एड्रेस में, और तीनों बंदे सिविल में, और वो जो जा रहा है तो वो जा रहा है किसी और पुलिस स्टेशन का। और मुझे ऐसे हवा में उठा के मेरे को रोड से उठाया, मेरा सामान उधर, मेरे सामान बैग के अंदर से कितनी कैश चली गई, कितना सामान चला गया, वो उधर ही रोड के ऊपर खड़ा रहा। ऐसा क्या पूछ लिया था आपने कि आपको उठाना पड़ गया? देखिए सर, मुझे खुद भी नहीं पता है। आरटीआई में तो उस एफआईआर का जिक्र ही नहीं। आरटीआई में तो क्लियर लिखा, इट मींस कि जो इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है वो फेक है। आरटीआई में 23 जुलाई को आप एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं 228 पीएस दुमाना अंडर सेक्शन 469, 500 और 504 बाय द नेम ऑफ द चीफ जस्टिस। मैंने चीफ जस्टिस से ऐसा क्या पूछ लिया? मैंने उसको लेटर पिटिशन इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द जुडिशरी। वो ये डॉक्यूमेंट है कि मैंने एक जनहित याचिका फाइल की है कि ये 6 मिलिटेंट आपने पकड़े हैं, मुझे इसकी इंक्वायरी करवा के दीजिए कि ये 6 मिलिटेंट गए कहाँ हैं। उसके ऊपर मैंने उनको अगर एक मतलब लेटर पिटिशन के साथ 10 चेक दे दिए। चेक 138 एनआईए में पहले भी कह रहा, तो वो चेक बाउंस थोड़ी हुआ है। जा तो आप लगाए हैं तो आप मेरे से इंक्वायरी करें ना। आप इंक्वायरी करने का एक तरीका होता है। चीफ जस्टिस जो पुलिस से क्यों इंक्वायरी कर रहा है, और पुलिस जो इंक्वायरी कर रही है मेरी, उसमें उन्होंने क्या कहते कंटेंट कहाँ से ले ली? जबकि मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, तो जब मैं लेटर लिखता हूँ तो मेरा सेंडर का एड्रेस होता है। आप मेरे बैंक में गए, बैंक से आपने स्टेटमेंट ले ली, आप कह रहे हैं आपके बैंक में इतना पैसा नहीं है। मैंने कहा तो आप चेक बाउंस हुआ क्या? आप बात मेरे अकाउंट में कितना पैसा, मैं ब्लैकमेलर थोड़ी हूँ। मेरे पास पैसा आएगा कहाँ से? मैं रोटी कैसे खा रहा हूँ मुझे पता है। ये मेरे पास पैसा होगा कहाँ से? मतलब आज की तारीख में आप 7 लाख टैक्स पेयर माफ है, आपको संविधान कह रहा है कि आप 7 लाख रुपए कैश लेके चल सकते हैं। मेरे खाते में तो 2-2.5 हजार रुपए, बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपया होगा, वो पड़ा हुआ है। आप लोगों को इंसाफ कितना दे रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जहां तक मेरी अपनी जुडिशरी और नॉलेज और आपके आशीर्वाद से, जो परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, भाई गुरु जी की कृपा से जो मेरा नॉलेज कह रहा है, ये जो एफआईआर लॉन्च की गई है इट इज टोटली आउट ऑफ द कंटेंट ऑफ द चीफ जस्टिस। अगर ये ट्रायल में आती है, मैं तो अनशन पे जा रहा हूँ, मैं उस मुद्दे को भूल चुका हूँ, मैं इस शहादत पे जा रहा हूँ। मैं बहुत जल्द मैं सोनीपत पानीपत में जाके इस फैमिली से भी मिलूंगा, और जंतर मंतर में जाके मैं अनशन करने जा रहा हूं कि ये जो शहादतें 5-4 हुई हैं, दो लापता हैं जवान, दो भी लापता हैं, मुझे बहुत पीड़ा है। और मैं माननीय महोदय चीफ जस्टिस, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और माननीय महोदय डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से पूछना चाहूंगा कि 2005 से लेके इन 6 मिलिटेंटों ने आज तक कितनी हत्याएं और कितने देश के शूरवीरों को शहादत में तब्दील किया है। मुझे आपसे जवाब चाहिए। मेरे पे एफआईआर की बात नहीं, अगर हत्या हो जाती है तो इसके लिए पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की पुलिस और जुडिशरी इन्वॉल्व है। तो कब जा रहे हैं आप जंतर मंतर? देखिए मेरा अभी मैं 18 दिन के अनशन बिना रोटी और पानी की थोड़ा सा ट्रीटमेंट मैंने लिया है, जो मैंने अपने लेवल पे लिया है। तो अभी मैंने टाइम दिया है, कल ये मैंने आज फिर मैंने भेजा है। इसमें रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम कोर्ट से, उनसे उन्होंने मुझे रिटन में दिया है कि एनआईए को कंडक्ट की जा रही है। बट मैं चाहता हूं कि इसकी जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो अंडर द कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, या फिर उसमें वीडियोग्राफी या फिर लाइव के तहत हो, क्योंकि ये एविडेंस मिटाने का काम जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां बहुत करती हैं। क्योंकि जिस आईपीएस ऑफिसर के ऊपर ये ब्लेम जा रहा है, अब मैं अभी नाम अपोज नहीं कर रहा हूँ, बट इज कन्फर्म इट इज आईपीएस ऑफिसर एंड रूलिंग आईपीएस ऑफिसर। ये बहुत शातिर दिमाग का है और सरकार का एक बहुत ही करीबी आदमी है। मैं सरकार से नहीं पूछ रहा सरकार किसकी है, मुझे नहीं पता इससे। मैं देश के संविधान से पूछ रहा हूँ, और देश का संविधान जो है वो ये इजाजत देता है मुझे कि देश के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कोई भी करेगा। मैं उस आईपीएस ऑफिसर को छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि ये जो शहादतें हुई हैं, मेरे ख्याल से उस आईपीएस ऑफिसर को आज ही डिटेन कर लेना चाहिए, आज ही, इमीडिएटली इफेक्ट से। क्योंकि ये शहादतें किसी के पुत्र, किसी के पति, किसी के पिता, और सबसे बड़ी बात ये है देश के जवान और सिपाही है। आज देश की आर्मी की कमर तोड़ने वाला ये आईपीएस ऑफिसर है। और ये जो 6 मिलिटेंट छोड़े हुए हैं, इनको मेरे ख्याल से देश कभी माफ नहीं करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ राजकुमार जी बात करने के लिए। सवाल अब ये है कि इस आरटीआई एक्टिविस्ट ने 17 दिन जेल में काटे और 17 दिन अनशन पर रहे। अनशन पर रहने का कारण क्या था वो हमने जानना चाहा। ये कहते हैं कि मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन देश के साथ दगा नहीं होना चाहिए, देश के जवानों की शहादतें नहीं होनी चाहिए। 6 मिलिटेंटों का इन्होंने जिक्र किया है, किन सबूतों के आधार पर जिक्र किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जिन 6 मिलिटेंटों को छोड़ने की बात ये दावा कर रहे हैं, ये हो सकता है कि कई बार पुलिस प्रशासन या हमारी जो सरकारी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं वो कई बार ऐसे मिलिटेंटों का इनकाउंटर कर देती हैं
जो देश के लिए खतरा हों, उन्हें कभी रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता। ऐसा हुआ है बड़ी बार, और हो सकता है कि उन मिलिटेंटों का इनकाउंटर हो चुका हो, लेकिन इन्होंने जो जवाब मांगा है उसमें ने वो जवाब नहीं मिल रहा जो जवाब ये मांग रहे हैं, जिसके चलते ये एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस पर कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा वो 6 मिलिटेंट छोड़े गए थे, जिन 6 मिलिटेंटों ने अनंतनाग में हमारे देश के इन ऑफिसरों को शहीद किया है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबर जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद।